ओके, तो टोटल 100 जन रजिस्टर किए थे, बोले थे लाइव आएंगे, बट 63 ही लोग आए लास्ट। ठीक है, कोई बात नहीं। चलिए, तो आप लोग चाहे तो ठीक है, ओके, आप कैमरा ऑन रखिए, नहीं तो लगेगा किससे बात कर रहे हैं, पता नहीं। तो आज का जो टॉपिक है वो बैक पेन का है। ओके, तो जैसे कि आप लोग सभी को पता है कि कल से बैक पेन का जो वर्कशॉप वो स्टार्ट होने वाला है, 5 डेज का है। उसमें एक्सरे का रीडिंग वगैरह, जो बेसिक रीडिंग है, डॉक्टर के लेवल का तो नहीं, जो बेसिक रीडिंग है, बेसिक नॉलेज है, वो पता चलेगा। हर जो मेनली दो डिजीज है बैक पेन से रिलेटेड, स्लिप डिस्क और साइटिका, उसके ऊपर जो है वो लेक्चर रहेगा मेनली। ओके, एंड और ज्यादा डीपर एनाटॉमी रहेगा, और डायग्नोसिस रहेगा कि कहाँ पेन है तो क्या प्रॉब्लम हो सकता है, और उस पेन में आप किस तरह से अपने प्रैक्टिसेस को चेंज करवा के उस क्लाइंट को ठीक कर सकते हैं। आज का जो सेशन है वो कुछ हद तक आप जो थेरेपी स्टूडेंट हैं ऑलरेडी आप लोग सीखे हैं उसी पे और एडिशन रहेगा। ठीक है, जो हम लोग वहाँ सीखे थे थेरेपी क्लास में, समझ लीजिए वो एक शॉर्ट था, उसमें कुछ और इंटरेस्टिंग ऐड करके हम आप लोग के लिए बनाए हैं नोट्स। नोट्स बनाए मतलब नोट्स देंगे नहीं, ओके, कुछ ऐड ऑन किए हैं। तो बैक पेन का जो ये वर्कशॉप का आइडिया है दिमाग में, सबसे पहले हमेशा की तरह ये बता दें, बैकपेन का जो नॉलेज आप लोग के साथ शेयर कर रहे हैं, हर वर्कशॉप स्टार्ट होता है तो बता देते हैं कहाँ से सीखे हैं। तो बैकपेन का जो नॉलेज है ये मेनली यहाँ पे जो हम काम करना स्टार्ट किए थे, लोकर में एक थेरेपी क्लास है योगा क्लास का, वहाँ पे, तो वहाँ से आया है। फिर एसव्यासा से, ओके, एसव्यासा से आया है। एंड बहुत जगह से बुक्स पढ़े हैं, एंड यूट्यूब चैनल वगैरह हैं उनके द्वारा, और डॉक्टर्स के साथ और फिजियोथेरेपिस्ट जो मेरे फ्रेंड हैं उनके साथ। जैसे हम लोग पूछते हैं, हम लोग बैठते हैं तो कि भाई ये जेरोक्स कैसे, ये एक्सरे कैसे देखते हैं, थोड़ा बता दो, तो जो टिप्स बताते हैं वही आप लोग के साथ शेयर कर रहे हैं। कभी फिजियोथेरेपिस्ट को पूछे कि ऐसा ऐसा क्या क्या एक्सरसाइज होता है, क्या करना पड़ता है, तो ये जो नॉलेज कलेक्ट हुआ है वो आपके साथ शेयर कर रहे हैं, और ये बहुत यूजफुल नॉलेज है। आप लोगों में से ऐसा शायद ही कोई हो जिसको कभी बैक पेन नहीं हुआ हो, या फिर उनके पास क्लाइंट नहीं आया हो बैक पेन का। ऐसा शायद ही कोई हो कि जो टीचर हो, योगा टीचर, उसके पास बैक पेन का क्लाइंट नहीं आया हो। बहुत बार ऐसा कंडीशन आता है कि क्लाइंट दिखाता है कि सर देखिए ना, मेरा ये एक्सरे का रिपोर्ट है, क्या प्रॉब्लम है बताइए, इसमें क्या करना पड़ेगा। उस वक्त रिपोर्ट देख के कुछ समझ में नहीं आता है, अगर आप मेडिकल बैकग्राउंड के नहीं है तो ये जो वर्कशॉप है इसका पर्पस वही है कि आप लोग रिपोर्ट वगैरह देख सके, क्लियरली क्लाइंट की स्थिति समझ सके, और जो ट्रीटमेंट हो सटीक हो। कोई भी बैक पेन एक जैसा नहीं होता, कोई भी दो बैक पेन एक जैसा नहीं हो सकता है। जैसे हम लोग के चेहरे अलग है, हम लोग के शरीर की जो अ, दोष हैं, वात पित्त कफ, इनका रेशियो अलग है। उसी तरह से जो बैक पेन है इसके कारण भी अलग अलग है। सेम जगह का बैक पेन हो सकता है कि किसी और डिफरेंट कारण से हो, पेन वही एक ही जगह होगा, सबका जो फाइनल सिम्टम होगा वो बैक पेन ही होगा, लेकिन हर बैक पेन का रीजन अलग होता है, और उसको कैसे फाइंड आउट करना है वो भी आपको बताएंगे। उसके पहले एक, किसी भी चीज को जानने के लिए उसका एनाटॉमी जानना जरूरी है। ओके, तो हम लोग का जो बैक पेन है वो होता क्यों है, पेन हमें किसके थ्रू फील होता है, पेन हमें फील होता है हमें अपने नस के द्वारा, नर्व्स के द्वारा। ओके, नर्व्स हमारी कहाँ से गई है, हमारे सर से होते हुए, हमारे स्पाइनल कॉर्ड से होते हुए हमारे पूरे शरीर में नसें फैली हुई है। तो कुछ भी यहाँ होता है, यहाँ कट लगता है, यहाँ प्रेशर पड़ता है, तो वहाँ जो न्यूरॉन्स है वो सिग्नल भेजते हैं माइंड को कि वहाँ कुछ गड़बड़ है, तब हमें वहाँ पेन का एहसास होता है। इसी तरह से हमें पेन होता है। अब बैक पेन जो हो रहा है, जिस एरिया में बैक पेन हो रहा है, उस जगह का जो नस है उसका जो ओरिजिन है स्पाइनल कॉर्ड में, वहां पे कंप्रेशन हो रहा है, तब जाके उस एरिया से रिलेटेड बैक पेन हो रहा है। ठीक है, तो आपको न्यूरॉन्स का डायग्राम मिल जाएगा आराम से, यूट्यूब बोल रहे, गूगल पे। तो आपको एक आइडिया हो जाएगा कि हाँ, क्लाइंट इस एरिया का बैक पेन बता रहा, यहाँ से ये नस गई है, तो इस नर्व का रूट यहाँ पे है स्पाइनल कॉर्ड में, तो इस स्पाइनल कॉर्ड में जो वर्टिब्रे हैं वहां पे कंप्रेशन हो रहा है, इस वजह से उस एरिया में पेन रेडिएट हो रहा है। ठीक है, पेन का रेडिएट होना रेडिकुलोपैथी कहलाता है। तो जैसे हम लोग कभी टेस्ट में देखते हैं रिपोर्ट्स में, सर्वाइकल रेडिकुलोपैथी, तो सर्वाइकल रेडिकुलोपैथी मतलब यहाँ से नस दब के जो पेन है वो रेडिएट हो रहा है आर्म में। ठीक है, लंबार रेडिकुलोपैथी वो साइटिका को बोल सकते हैं, पैर में जो नस गई है लंबार एरिया से होते हुए, ओके, वो साइटिक नर्व है, तो उसे लंबार रेडिकुलोपैथी भी कहते हैं, मतलब पेन जो है वो रेडिएट हो रहा है। okay?
तो स्टार्ट करते हैं फिर से एनाटॉमी से। तो सबसे पहले देखते हैं एनाटॉमी स्पाइनल कॉर्ड की। तो स्पाइनल जो कॉलम है उसमें कितने वर्टिब्रे हैं? ओके, तो 33 या 34, ये एक नॉर्मल आंसर होगा। पर यहाँ आपके लिए कुछ इंटरेस्टिंग है। किसी किसी व्यक्ति में, ओके, टोटल पॉपुलेशन जो है, ओके, 8 बिलियन पीपल बोलते हैं ना, उसके 10% लोगों में ही सिक्स्थ लंबार वर्टिब्रे पाया जाता है। लंबार वर्टिब्रे कितने होते हैं? L1, L2, L3, L4, L5, उसके बाद S1 आता है। ये बेसिक एंडोमी आप लोग सभी को पता है, ठीक है? ऐसा कोई शायद नहीं होगा जिसको नहीं पता है। अगर कोई है तो हैंडल कीजिएगा। ओके, वो भी हम लोग देख लेंगे कि क्या क्या होता है सेक्शंस हमारे स्पाइन के। तो 10% लोगों में जो है सिक्स वर्टिब्रे पाया जाता है। ये बहुत इंटरेस्टिंग है। तो कभी अगर आपको कोई एक्स्ट्रा एक्सरे मिले जिसमें L6 और S1 के बीच आपको दिखाई दे नर्व कंप्रेशन हो रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो गलत है, ठीक है? तो किसी किसी लोगों में L6 होता है। ओके, बहुत रेयर, ये म्यूटेशन कहा जा सकता है बॉडी का। और जो कोसिक्स है, कोसिक्स भी 4 की जगह 5 होते हैं कहीं कहीं, ठीक है? तो क्या क्या रीजन है हमारे ऊपर से लेके नीचे तक हमारे स्पाइनल कॉलम में? सर्वाइकल रीजन है सबसे पहले, नेक वाला रीजन सबको पता है। सर्वाइकल रीजन में 7 वर्टिब्रे होते हैं। ओके, फिर थोरेसिक, थोरेसिक में 12 वर्टिब्रे होते हैं। ओके, फिर लंबार आया, लंबार में 5, सेक्रम में 5 और कोसिक्स में 4। ओके, टोटल यही हम लोग पढ़े हैं। लेकिन लंबार किसी किसी का एक्स्ट्रा होता है और कोसिक्स किसी किसी का एक एक्स्ट्रा होता है। टेलबोन का जो एक छोटा सा पार्ट है वो एक्स्ट्रा रहता है। अब देखते हैं आगे, डिस्क को जानना क्यों जरूरी है? अगर डिस्क को नहीं जानेंगे तो आपको ये नहीं पता चलेगा कि ये जो पूरा एनाटॉमी है पेन का, कि पेन किस लिए हो रहा है। क्या होता है कि ये हम लोग का देखिए, यहाँ स्क्रीन रिकॉर्ड ये करते हैं शेयर। ये हमारा वर्टिब्रल कॉलम, ओके। हाँ जी, ये पूरा हमारा वर्टिब्रल कॉलम। इसमें कर्व्स क्यों होते हैं? कर्व्स इसलिए होते हैं, ये भी आप लोग ऑलरेडी जानते हैं। कर्व्स इसमें इसलिए होते हैं ताकि हमारे बॉडी का जो पोस्चर है, जो लोड है बॉडी का, वो हमारे किसी एक डिस्क पे ना पड़े। ठीक है, ये हमारा सैक्रल रीजन हुआ, ओके। उसके बाद ये हमारा थोरेसिक रीजन हुआ, यहाँ से यहाँ तक। then ये हमारा लंबा रीजन हुआ, ये सैक्रल है, और इंड में कोसिक्स है एकदम नीचे, ठीक है। तो अगर जैसे हम लोग रिपोर्ट देखते हैं कि C2 C3 पे नर्व कंप्रेशन हो रहा है तो यहाँ पे पेन आ रहा है, ओके। थोरसिक में प्रॉब्लम है, T1 का डिजेनरेशन हो रहा है, डिस्क डेसिकेशन हो रहा है, तो T1 कहाँ है वो आपको जानना चाहिए अगर आप बैक पेन को ट्रीट कर रहे हैं। अगर किसी को L5S1 का प्रॉब्लम है तो L5S1 कहाँ पे? तो L5S1 ठीक यहाँ पे है, ठीक है। तो ये एरिया आप लोग को जानना जरूरी है। आपको किसी एक आदमी के शरीर में कौन सा वर्टिब्रे कहाँ पे है ये पूरा कंफर्म होना चाहिए, जो कि मैक्सिमम आप लोगों को कंफर्म होगा ही शायद ऑलरेडी, ठीक है। इतने दिनों तक आप लोग कर रहे हैं, सीख रहे हैं, तो इतना आप लोग को हो गए। अब यहाँ पे जो ये है, देखिए, जो ये आपको दिख रहा है, ये इसको बोलते हैं वर्टिब्रा, ठीक है। और ये है इंटरवर्टिबल डिस्क। इन दोनों दो वर्टिब्रे के बीच में जो इंटरवर्टिबल डिस्क है, उसे इन दो वर्टिब्रे के नाम से जाना जाता है। जैसे ये वाला है आपका L1 वर्टिब्रा, ठीक है, लंबार 1, और ये है लंबार 2। इन दोनों के बीच में जो डिस्क है उसे क्या कहेंगे? L1 L2 इंटरवर्टिबल डिस्क, ठीक है। L1 L2 इंटरवर्टिबल डिस्क कहा जाता है। तो ये सब आपको रिपोर्ट पढ़ने में हेल्प करेगा। अब ये होता कैसे है पेन? तो यहाँ आपको गैप दिख रहा है, ये एक मिनट, ये आपको गैप दिखता होगा यहाँ पे, ठीक है।
डिस्क के बीच में, बीच से एक डिस्क लेते हैं, रुकिए, L5 लेते हैं। ये हमारा वर्टिब्रे है, L5 वर्टिब्रे। ओके, स्पाइनल कॉर्ड का क्या काम होता है? हमारे स्पाइनल कॉलम को सेफ रखना। जो हमारा CNS अब हमारे ब्रेन से निकल के गियर रहता है हमारे टोटल स्पाइन में, वो इसी गैप से होते हुए जाता है। तो इसे कहते हैं स्पाइनल कनाल। ठीक है, ये वाला एरिया स्पाइनल कनाल। और अ, इसे कहते हैं न्यूरल फोरामिन। इस साइट के एरिया को न्यूरल फोरामिन कहा जाता है। ठीक है, तो जैसा मैंने कहा था, मेरे स्टेटस में आप लोग देखा ना, स्लिप डिस्क अलग अलग टाइप का होता है। तो डिस्क कहाँ पे होता है? डिस्क यहाँ पे होता है। ठीक है, डिस्क के बीच में, डिस्क एनाटोमी अभी देखेंगे बाद में। तो डिस्क पे जब प्रेशर पड़ता है तो डिस्क इस तरफ बढ़ता है, और हमारे जो CNS है यहाँ से स्पाइन के बीच से गुजरा हुआ है, यहाँ पे प्रेशर डालता है। ओके, या फिर जब लेटरल बल्ज होता है, ओके, ये स्ट्रेट बैक साइड पोस्टीरियर बल्ज हुआ, जब लेटरल बल्ज होता है डिस्क का, तो इस तरफ होता है। स्क्रीन नहीं दिख रहा है? स्क्रीन तो दिख रहा है शुभांगी जी, हमको तो दिख रहा है। आप लोग सबको दिख रहा है ना? हम सब करिए जिसको नहीं दिख रहा है। ओके, ठीक है। तो ये लेटरल बल्ज जो होता है, ये यहाँ से जाती हुई नाड़ियों को या नस को कंप्रेस करता है। तो इससे एक साइड पेन होता है, और जब यहाँ पे कंप्रेशन होता है तो इससे बोथ साइड पेन होता है, या लोकल बैक पेन होता है। ठीक है, ये आपको जहां नहीं समझ में आए आप हैंडरेज करिएगा, या फिर मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। अभी यहाँ का मैसेज ऑफ है। ठीक है, तो ये हमारा डिस्क ये इस टाइप से रहता है। और ये जो आप देख रहे हैं गैप, ये किस तरफ है? ये वाला बैक साइड है। ओके, ये पीठ है। ओके जी, एक मिनट, पेन पेन बोलिए, पेन नहीं दिख रहा है। ये दिखेगा, कलर चेंज। ये ओके, ये बैक साइड है और ये फ्रंट साइड है, ये आपको पता होगा। ठीक है, अब क्या है कि यहाँ पे होती है डिस्क, और यहाँ एक और वर्टिब्रे होता है। जब एक मिनट रुकिएगा। हाँ जी, तो ये है आपका वर्टिब्रा, और ये बीच वाला जो पार्ट है ये है डिस्क। तो डिस्क जो होता है ये इस तरह से होता है। इसके सेंट्रल वाला पर जो पार्ट आपको दिख रहा है, ये जो चमक रहा है, ओके, ये जेली टाइप का होता है। इसका सिलेक्शन नहीं है अलग से, अगर आप करके बताना। हाँ, इसका जो ये सेंट्रल वाला पार्ट है, इसे कहते हैं न्यूक्लियस। ओके, और ये जो रिंग्स आपको दिखते होंगे यहाँ पे,
रिंग्स टाइप के बने हैं, इसे कहते हैं एन्युलर रिंग्स। तो बहुत बार आपको एक्सरे में देखिएगा एन्युलर रिंग टेयर देखने मिलता है। तो ये जो है डिस्क डेसिकेशन जिसे कहते हैं, आप लोग रिपोर्ट्स वगैरह में देखते हैं डिस्क डेसिकेशन। डेसिकेशन मतलब सूख जाना। तो ये जो है आपका डिस्क, ये जो वाटर इसमें रहता है वो सूख जाता है, डिस्क डेसिकेशन मतलब। और एनुलर रिंग टेयर मतलब यहाँ पे प्रेशर पड़ते पड़ते ये डिस्क ये सबको टेयर करता है और पानी बाहर निकल जाता है, उसे एनुलर टेयर कहते हैं। एनुलर रिंग्स का टेयर हो जाना, ये सब वर्ड्स आपको रिपोर्ट्स में देखने मिलेंगे। अब देखते हैं कि कैसे होता है डिस्क बल्ज। तो ये हमारा स्पाइनल कॉलम है। जब हम लोग सर को या फिर समझिए सामने झुक के बैठते हैं, ठीक है, तो ये जो स्पाइनल कॉलम है, यहाँ पे हमारे अपर बैक का मसल्स काम करता है गर्दन को सीधा रखने में, ओके। यहाँ पे हमारा लोअर बैक का मसल्स काम कर रहा है बैक को स्ट्रेट रखने में। यहाँ पे कोर मसल्स हैं जो स्पाइन को बनाए रखता है स्ट्रेट, ओके। इस तरह से लंबार कर्व मेंटेन होता है जब हम लोग इस तरह से सामने झुकते हैं, ठीक है। जब सामने झुकेंगे तो क्या होगा, ये मसल्स लूज हो जाएंगे, मतलब इसमें स्ट्रेंथ नहीं रहेगा और किसी एक पर्टिकुलर डिस्क पे दबाव पड़ेगा। सपोज इस डिस्क पे दबाव पड़ रहा है, तो जब उस वर्टिब्रे पे दबाव पड़ता है किसी एक डिस्क पे, सपोज इस पे ज्यादा वेट पड़ रहा है इस वर्टिब्रे पे, ओके, तो ये नीचे प्रेस करेगा इसको, ये नीचे प्रेस करेगा इस डिस्क को। और इस डिस्क पे जब प्रेशर पड़ते रहेगा आपके तमाम जिंदगी में, जैसे अभी मिश्रा जी सामने झुक के बैठे हैं, ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे प्रेशर पड़ते रहेगा आजीवन किसी एक डिस्क पे। तो जब ये नॉर्मल सा मतलब कोमल सा डिस्क जीवन भर इस पे प्रेशर पड़ते रहेगा, तो वो प्रेस हो जाएगा डिस्क। डिस्क जब प्रेस हो जाएगा तो एनुलर रिंग्स जो है उसको टेयर हो, या तो उसमें टेयर हो जाएगा, या जो न्यूक्लियस है, अभी आप लोग न्यूक्लियस देखे ना उचित तो क्लियर होगा। तो न्यूक्लियस है वो क्या करेगा, एनुलर रिंग को पुश करेगा और इसको आगे बढ़ा देगा इस तरफ, आपके स्पाइनल कनाल की तरफ। तो यहाँ से जो हमारी नाड़ियां गई हुई रहती है, फिर जो जो डिस्क है इन नाड़ियों को टच करने लगेगा और फिर होगा यहाँ से पेन, आपको इस एरिया में बैक पेन होगा, ठीक है। ये क्लियर है? अगर नहीं क्लियर है तो हैंड रेस करिएगा। नीरज जी को क्लियर नहीं हुआ, ओके, अभी क्लियर करते हैं। और कोई है जिसको क्लियर नहीं हुआ अभी का? हम्म, तो सपोज ये है आपका नीचे वाला वर्टिब्रे, ठीक है, इसके ऊपर रखते हैं डिस्क को, ओके, और इसके ऊपर एक और वर्टिब्रे। जब आपके जीवन भर इस वर्टिब्रे पे प्रेशर पड़ता है, आप इस तरह सामने झुकते हैं, तो ये डिस्क बल्ज होके किधर जा रहा है, डिस्क बल्ज होके पीछे की तरफ जा रहा है। पीछे की तरफ क्या है आपका, स्पाइनल कैनाल, ठीक है। तो स्पाइनल कनाल कनाल पे जब वो डिस्क टच होता है तो उसे वहां पे पेन होता है। सीधा में पोस्टीरियर डिस्क बल्ज मतलब सीधा डिस्क के ठीक सीधे सीधे हो रहा है टच। और लेटरल बल्ज या फिर क्या बोलते हैं उसको, एक मिनट, फोरेमिनल स्टोनोसिस, ओके, न्यूरल फोरेमिनल स्टोनेसिस, जो साइड्स वाला एरिया दिखाए इस तरफ से एंगल में था, ठीक है, एक बार फिर से देखिए यहाँ पे।
ठीक है ये। अच्छा शेयर नहीं मारे, शेयर तो है, हम लैपटॉप में चेक कर रहे हैं, दिख तो रहा है। ओके, तो ये है आपका, ये है आपका स्पाइनल का नाम। ठीक है, तो डिस्क यहाँ पे थी, तो न्यूक्लियस जो है डिस्क को पुश कर रहा है इस तरफ, तो ये एनुलर रिंग स्टेयर होके यहाँ पे जा रहा है, तो ये टच कर रहा है आपके ये को, स्पाइनल कला से जो स्पाइनल कॉर्ड गई है उसको, या फिर इसको बोलते हैं न्यूरल फोरामेन, जहाँ से नसें बाहर की तरफ, मतलब सेंट्रल से होते हुए साइड की तरफ फैली हुई रहती है यहाँ से टोटल। तो यहाँ पे अगर ये जो लेटरल बल्ज होता है, या फिर न्यूरल फोरामेन स्टेनोसिस जैसे कहते हैं, तो वहां पे नर्व कंप्रेशन होने से इस एरिया में आपका जो बॉडी है, जो बैक एरिया है, वहां पे आपको पेन हो। ओके, देखते हैं आगे क्या है। तो स्पाइन के सेक्शन होते हैं 5, सर्वाइकल, थोरेसिक, लंबार, सेक्रल और कॉक्सियल, और स्पाइनल कर्व होते हैं 4। ठीक है, सर्वाइकल, थोरेसिक, लंबार और सेक्रल, 4 होते हैं इसके ये कर्व्स। तो कर्व्स में जहां पे प्रेशर पड़ेगा, जिस डिस्क पे प्रेशर पड़ेगा, उस डिस्क का ये हो जाएगा, कंप्रेशन हो जाएगा, और फिर वो बल्ज आउट होगा, और आपके जो नर्व्स है उसको कंप्रेस करेगा। सामने झुकते समय ये जो डिस्क पे कंप्रेशन पड़ता है, ये आपके शरीर के भार का 50% एक्स्ट्रा होता है। और गलत ढंग से अगर आप बैठते हैं, वाल सपोर्ट में बैठे हैं, उस वक्त ये जो आपका कंप्रेशन है आपके डिस्क में, वो हो जाता है 80%। तो गलत ढंग से बैठना सबसे मुख्य कारण आप कह सकते हैं डिस्क बल्ज का, लंबे समय तक, एक दिन में नहीं होता, उतनी जल्दी नहीं। ओके, पोस्चरल लोड, यही है पोस्चरल लोड। अगर आप गलत ढंग से बैठते हैं, तो आपका जो पोस्चरल लोड है वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो पाता आपके स्पाइनल कॉलम पे। आपके थोरेसिक एरिया पे ज्यादा लोड आता है, या फिर आप लोअर बैक पे ज्यादा लोड आता है, तो उस एरिया के डिस्क पे प्रॉब्लम होता है। सबसे ज्यादा कहाँ पे प्रॉब्लम होता है हमारे शरीर में, सबसे ज्यादा हम लोग का शरीर में प्रॉब्लम होता है, वो हमारे L5S1 वर्टिब्रे पे है। तो L5S1 कहाँ पे है इस फोटो में? तो ये जो है आप देख रहे हैं, ये सैक्रम है। सैक्रम किस में कहाँ कहाँ फ्यूजन होता है? ये तो सैक्रल का फ्यूजन होता है तो सैक्रम बनता है। ओके, तो इसके ठीक ऊपर वाला ये वाला जो वर्टिब्रे है, अभी आप हाईलाइटेड में देख रहे हैं, ये आपका L5 वर्टिब्रे है, L5, और ये है S1। ठीक है, क्योंकि S1 से S5 तो फ्यूजन हो चुका है और वही सैक्रम बना है। ये है आपका L5 डिस्क। तो L4 ये वाला, उसके ऊपर वाला L5, और ये सैक्रम L1, S1 सॉरी। तो इन्हीं, यही 3 डिस्क है जो सबसे ज्यादा मोबिल होते हैं। सबसे ज्यादा मूवमेंट इसी 3 जगह पे होती है आपके स्पाइन में, लंबर लोअर स्पाइन में। ओके, ऊपर नेक में तो होता है वो अलग, लोअर बैक में इसी 3 स्पाइन वर्टिब्रे में, डिस्क में, वर्टिब्रे में सॉरी, L4 में, L5 और S1 में, इसी 3 वर्टिब्रे में आपका सबसे ज्यादा मूवमेंट होता है, जिसकी वजह से ये डिस्क जो है इंटरवर्टिबल, L3 L4 इंटरवर्टिबल डिस्क, सॉरी L4 L5 इंटरवर्टिबल डिस्क, और L5S1 इंटरवर्टिबल डिस्क, इनमें होता है आपको डिस्क डेसिकेशन। मतलब आप जब MRI रिपोर्ट देखेंगे तो उसमें हर एक डिस्क का अलग अलग रहता है। तो इन्हीं 2 डिस्क में आपको सबसे ज्यादा ये देखने मिलेगा, डिजेनरेशन या प्रॉब्लम देखने मिलेगा, क्योंकि सबसे ज्यादा वेट बेरिंग जो है L4 L5 और S1। बैक पेन जो होता है मोस्टली किस एज ग्रुप में होता है बताइए? बैक पेन को जो पेशेंट है वो मोस्टली आपको 35 से 55 के एज ग्रुप में मिलेंगे, क्योंकि ये वर्किंग एज ग्रुप होता है। ठीक, 35 में लोग या तो मार्केटिंग वगैरह का काम कर रहे हैं, तो गाड़ी चला रहे हैं, कोई अगर कहीं पे सिक्योरिटी गार्ड है, कोई टीचर है, कोई भी, मतलब कोई भी वर्क आप कर रहे हैं लगातार, तो 35 से लेते हुए 55 ये एज ग्रुप होता है बैक पेन का। उसके बाद जो बैक पेन होता है 55 के बाद, वो होता है डिजेनरेशन के कारण। उसका कोई मैकेनिकल कारण नहीं रहता, उस वो मोस्टली होता है डिजेनरेशन के कारण। ड्राइविंग करना, लंबे समय तक खड़े रहना, ओके, गलत पोस्चर में बैठना बहुत देर तक,
ज्यादा ट्विस्टिंग वाला काम होना कुछ, या फिर भार उठाने वाले कुछ मूवमेंट, उनमें बैक पेन का चांसेस रहता है। जो बैक के सपोर्टिंग मसल्स हैं ये, ओके, जो अपर बैक के सपोर्टिंग मसल्स हैं, ये अपर बैक के सपोर्टिंग मसल्स हैं, और ये लोअर बैक के सपोर्टिंग मसल्स हैं। तीन मसल्स का अगर नहीं यूज हो पाता है तो भी बैक पेन होता है, और अगर इन मसल्स का ओवर यूज होता है, बहुत ज्यादा यूज हो गया, तो भी इसमें बैक पेन के चांसेस रहते हैं। तो लोअर बैक और के जो मसल्स है, लोअर बैक के सपोर्टिंग मसल्स हैं, ये सब नाम बड़ हार्ड हार्ड है। इरेक्टर सुपाइन है, फिर ये जो आपका ये है इरेक्टर सुपाइन, लॉन्गिट्यूडल, क्या नाम है, लंबा चौड़ा नाम रहता है सब, लॉन्गिस्मस थोरेसिक, ओके। तो ये जो मसल्स हैं, नाम जानना तो जरूरी नहीं, ये जो बैक के जितने सपोर्टिंग मसल्स जो आपके स्पाइन को सपोर्ट करते हैं, ये आपको बचाते हैं। किससे बचाएंगे? ये जब मजबूत रहेंगे तो ये आपके स्पाइन को सही पोस्चर में रखेंगे, और स्पाइन जब सही पोस्चर में रहेगा तो डिस्क पे ज्यादा प्रेशर नहीं पड़ेगा, डिस्क पे ज्यादा प्रेशर नहीं पड़ेगा, डिस्क जल्दी दबेगा नहीं, और टेयर नहीं होगा आपके, क्या बोलते हैं, एनुलर रिंग्स का। ओके, तो आपको डिस्क नहीं होगा, डिस्क नहीं होगा तो नर्व को कंप्रेस नहीं करेगा, और आपको बैक पेन नहीं होगा। तो स्पाइन के सपोर्टिंग मसल्स को स्ट्रेंथन करना सबसे जरूरी है। इसीलिए जब आप फिटनेस वाला रूटीन करते हैं किसी क्लाइंट के लिए, या फिर अपने लिए भी जब प्रैक्टिस करते हैं, तो ऐसे आसन जो बैक के मसल्स को इंगेज करें, इन मसल्स को इंगेज करें, वो बहुत जरूरी होती है। तो इनमें भुजंगासन, धनुरासन, मकरासन, ओके, ऐसे आसन जिनमें ये मसल्स इंगेज होते हो। भुजंगासन में एक चीज है, यहाँ पे जो भुजंगासन का बात कर रहे हैं हम लोग, बैक को स्ट्रांग करने वाला, इसमें आपको हाथ पे प्रेशर नहीं देना पड़ता है, ठीक है। इसमें आपको हाथ पे प्रेशर नहीं देना है, तो उससे क्या होगा कि आप जब अपने बॉडी को उठाते हैं तो इन्हीं मसल्स के सपोर्ट के द्वारा उठाते हैं। ओके, यहाँ ध्यान दीजिएगा, एक इंटरेस्टिंग बात मिलेगा सुन। लेकिन ऐसा कौन सा बैक पेन होगा जिसमें, या फिर ऐसा कौन सा कंडीशन होगा जिसमें आपको हाथ के प्रेशर से उठाना होगा? जब हम क्लास में भुजंगासन करा रहे थे तो बहुत लोग बोले, हम ये तो सही है बात की हाथ के ऊपर सपोर्ट नहीं देने से डायरेक्ट जो बैक मसल्स वो एंगेज होते हैं, बट बहुत जगह लोग सिखाते हैं कि इस तरह से हाथ से प्रेस करके उठाना है, पूरा उठाना है, स्पाइन को बैक बेंड देते हैं, पैसिवली बैक बेंड करते हैं, ठीक है। अगर हम लोग हाथ सिर्फ पांव सिर्फ रखते हैं और इस तरह से उठाते हैं, हाथ का सपोर्ट नहीं देते हैं, तो बैक के मसल्स इंगेज हो रहे हैं, ओके, बैक का मसल्स स्ट्रांग हो रहा है, वो भी अच्छा है। लेकिन जो हम लोग पाम से उठाते हैं, ओके, बैक का मसल्स बिल्कुल इंगेज नहीं हो रहा है, हाथ से प्रेस करके उठा रहे हैं, बैक के मसल्स रिलैक्स हैं, स्पाइन को बैक बेंड दे रहे हैं, पैसिवली बैक बेंड कर रहे हैं, उसमें क्या होता है, वो कब हेल्प करता है हमको? यहाँ पता नहीं इससे समझ में आएगा, देखते हैं। आपका डिस्क एक साइड बल्ज हो चुका है, ओके, एक साइड निकल चुका है डिस्क, ओके, इस तरफ चेहरा है, इस तरफ पीठ है, ठीक है, ये चीज समझिएगा, इंटरेस्टिंग है। इस साइड पेट है, इस तरफ पीठ है। जब हम लोग इस तरह से टेढ़ा होकर बैठे हैं तो डिस्क तो पीछे बल्ज हो चुका है। हम क्या बोले थे आप लोग को भुजंगासन करते समय कि हाथ का सपोर्ट मत दीजिए, विदाउट हैंड सपोर्ट, बैक के मसल्स के पास से डायरेक्ट उठाइए। तो जो वो न्यूरल फोरामेन जो कैनाल है जहां से नर्व्स गए, ओके, यहाँ डिस्क बल्ज है आपका ऑलरेडी, यहाँ आपका डिस्क बल्ज है, यहाँ पे, अब हम उंगली से बना रहे हैं तो बन नहीं रहा, ये एक एरिया है, ठीक है, अब दिख रहा है कि नहीं पता नहीं, तो ये जो एरिया है, यहाँ से नसें गई हुई, वहां पे नर्व ऑलरेडी कंप्रेस हो रहा है, ठीक है। अब आप क्या कर रहे हैं कि बैक के मसल्स को इंगेज कर रहे हैं, बैक के मसल्स को इंगेज करके जब आप उठाएंगे तो क्या होगा, ये इस तरह से, और जो कैनाल है और नैरो होगा, क्लियर है, ठीक है। अगर बैक के मसल्स इंगेज होंगे, डिस्क ऑलरेडी बल्ज है, बैक के मसल्स इंगेज होकर जब आप उठा रहे हैं तो जो कैनाल है और नैरो होगा, और बैक पेन और बढ़ेगा। तो अगर आपको बैक पेन ऑलरेडी है, आप विदाउट हैंड सपोर्ट कर रहे हैं भुजंगासन, और आपको पेन बढ़ रहा है, तो क्या हो रहा है, और कैनाल जो नैरो हो रहा है, तो वहां पे आपको ऐसा बैक बेंडिंग नहीं करना है, ठीक है। इसके विपरीत आपको वहां पे क्या करना है, पैसिवली करना है। अभी बैक का मसल इंगेज नहीं होगा, ठीक है। जब आप पैसिवली खुद को वापस बैकबेंड करेंगे, हाथ से प्रेस करेंगे, तो जो डिस्क है
वो वापस अपने जगह पे आएगा। क्लियर है? ठीक है। यहाँ जो है, ये जो डिस्क है, अगर आप खुद को पुश करेंगे वापस, ठीक है, बैक के मसल्स इंगेज नहीं है, हाथ से आप पुश कर रहे हैं खुद को, बैक के मसल बिल्कुल इंगेज नहीं है, जो कनाल है वो सेम टू सेम है, तो वो वापस डिस्क को सक करेगा, जो न्यूक्लियस है उसको अंदर सक करेगा। ठीक है, ये चीज क्लियर हो रहा है? तो जब आपको डिस्क बल्ज है, तो हम बताए थे आपको कि डिस्क बल्ज जो है मॉर्निंग के टाइम होता है, ये मेरे पोस्ट में था, ठीक है, वो कैसे होता है वो बताएंगे बाद में। जब आपको डिस्क बल्ज हो गया, अचानक से अटैक अटैक हो गया, एक्यूट कंडीशन में आप हैं, तो आपको छाती केवल लेटना है। छाती केवल क्यों लेटना है? क्योंकि छाती केवल एक ऐसा पोजीशन होता है जहां पे स्पाइन पे सबसे कम पोस्चरल लोड पड़ता है। आप पीठ केवल नहीं लेटा सकते, ओके, बैठा नहीं सकते, तभी भी स्पाइन पे लोड है, खड़ा भी नहीं हो सकता, वो तो बेचारा जहां होता है वहीं लॉक हो जाता है। तो उसको जैसे तैसे करके छाती केवल लेटाना है। छाती केवल अगर लेटने में स्पाइन का एक्सटेंशन हो रहा है, थोड़ा सा वहां पे प्रॉब्लम हो रहा है, तो पेट के नीचे पिलो रखवाना है। पेट के नीचे पिलो रखना है, बॉडी को रिलैक्स होने देना है, फिर पिलो हटाना है, नॉर्मल आ जाएगा वो छाती के बल। उसके बाद उसको पाम्स के सपोर्ट से एक्सटेंशन कराना है, बैकबेंड कराना या बोलिए भुजंगासन कराना है, ठीक है। तो वहां पे वो वाला फार्मूला आपको नहीं अपनाना है कि भुजंगासन में हाथ का सपोर्ट नहीं लगे, वहां हाथ के ही सपोर्ट से पूरा करना है, वहां बैक का मसल्स इंगेज नहीं होगा। तो जो न्यूक्लियस है वो वापस सक करेगा सेंटर में, और जो डिस्क है वो अंदर जाएगा। तो उस वक्त बहुत जल्दी उनको हेल्प होगा। डिस्क एक्यूट कंडीशन का बात कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद क्रोनिक कंडीशन में डिस्क बल्ज है, वहां पे आप चाहे तो ये कर सकते हैं कि बैक के मसल्स ये रहे, या फिर लोकल बैक पेन अगर है, मतलब सिर्फ वहीं पे बैक पेन हो रहा है, रेडिएट नहीं हो रहा है पेन, तो बाद में बैक के मसल्स इंगेज करके कराइए। तो बैक पेन में जब भुजंगासन कराइएगा, ये हो जाएगा, डिस्क बल्ज हो जाएगा, स्लिप डिस्क हो जाएगा। अच्छा, स्लिप डिस्क, डिस्क बल्ज, डिस्क हारिनेशन, डिस्क प्रोलैप्स, सब में वही होता है, डिस्क निकलता है सभी में, लेकिन सब में थोड़ा थोड़ा अंतर है, ठीक है, ये सब हम आपको बताएंगे बाद में। ये टॉपिक ज्यादा लंबा हो गया, अभी और भी कुछ टॉपिक कवर करने हैं, उसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे। तो ये था कि किस टाइप के बैक पेन में आप किस टाइप का ये दीजिएगा, भुजंगासन दीजिएगा। बैक के मसल्स अगर वीक हैं, बैक के मसल्स वीक हैं तो बहुत ज्यादा देर तक खड़े रहने से आपको बैक पेन होगा, वहां पे आपको बैक के मसल्स का स्ट्रेंथनिंग कराना है। उस वक्त आपको वही करना है कि आपको पाम्स का सपोर्ट नहीं देना है, विदाउट पाम सपोर्ट आप कर रहे हैं। लेकिन जब डिस्क बल्ज हो गया, एक्यूट कंडीशन है, तो बिल्कुल पैसिव करना है, बैक का मसल्स बिल्कुल रिलैक्स रहेगा, और पैसिवली पुश करके खुद को बैक पेन देना है, तो न्यूक्लियस को सक करेगा। ओके, ये पॉइंट अच्छा याद रखिए। ओके, अब एक नजर डालते हैं अलग अलग टाइप के स्पाइनल डिसऑर्डर में, क्योंकि ये जस्ट इंट्रोडक्टरी सीजन टाइप का है तो बहुत फास्ट चलेगा। मेनली जो होता है बैक पेन, वो होता है डिजेनरेशन के कारण। डिजेनरेशन अधिकतर होगा तो ओल्ड एज में होगा, या डिफिशियंसी के कारण होगा। डिजेनरेशन होगा तो किस टाइप का डिजीज होगा स्पाइन में? ऑस्टियोआर्थराइटिस होगा। ऑस्टियोआर्थराइटिस होगा तो डिजेनरेशन मतलब क्या? कार्टिलेज के वेयर टेयर, ठीक है। तो जो आपके वर्टिब्रे हैं उसके ऊपर जो कार्टिलेज है उनका घिसाव हो जाएगा, उसके बाद क्या होगा, वो टच करेगा, ठीक है, एक दूसरे डिस्क को, तो वो ऑस्टियोआर्थराइटिस हुआ। डिफिशियंसी अगर होगा, क्या डिफिशियंसी होगा? कैल्शियम डिफिशियंसी होगा। कैल्शियम डिफिशियंसी अगर होगा तो क्या होगा, जो वर्टिब्रे है और वीक हो जाएंगे, उसमें आपको बिल्कुल एक्सरे में दिखेगा, वो कैसे देखना हम बताएंगे बाद में, ओके। उसके बाद कैनाल स्टेनोसिस। स्टेनोसिस मतलब जो पाथ है उसका नैरोइंग हो जाना, ओके। कनाल मतलब रास्ता हो गया, स्टेनोसिस मतलब उसका नैरोइंग हो जाना। तो कनाल स्टोनिस स्टेनोसिस, न्यूरल फोरामेन स्टेनोसिस, और नर्व पिंच जो है, ये एक ही टाइप का प्रॉब्लम है। होता सब में वही है। पेन क्यों होगा? क्योंकि वहाँ नर्व कंप्रेशन होगा तभी पेन होगा, बिना नर्व कंप्रेशन का तो पेन होगा नहीं। या तो क्या होगा कि गलत पोस्चर पे बहुत देर तक बैठे हैं, मसल्स इंगेज हो के मसल्स टाइट हो गए, तो वहां पे आपको मसल्स को इलास्टिसिटी देना है। अगर मसल्स वीक है तो क्या होगा कि धीरे धीरे डिस्क दब दब के आपको पेन कर रहे हैं, आप पोस्चर को ज्यादा मेंटेन नहीं रख पा रहे हैं, तो आपको वहां पे मसल्स को एंगेज करना है, वहां पे मसल्स को स्ट्रॉन्ग करना है। या फिर क्या होगा, स्लिप डिस्क होगा। होगा तो सब में स्लिप डिस्क ही, डिस्क जो है वो निकलेगा, वो नर्व को टच करेगा, तभी आपको पेन होगा, नहीं तो ऐसे पेन होगा नहीं, ठीक है। उसके बाद होता है इन्फेक्शन। एक तो स्पॉन्डिलाइटिस, मतलब वहां स्वेलिंग वगैरह हो जाता है, ऑस्टियोमाइलिटिस, ये सब जो डिजीज होते हैं ये इन्फेक्शन की वजह से होता है। तो इन्फेक्शन का जहाँ पे काम आता है वहाँ इम्यून सिस्टम का काम आता है, ठीक है। तो स्पॉन्डिलाइटिस, आर्थराइटिस, ये सब फिर इन्फेक्शन टाइप के डिजीज होते हैं। तो ये मेनली 5 टाइप के प्रॉब्लम्स होते हैं।
डिजीज में। बाकी एक्सीडेंट हो गया, चोट लग गया, उससे हुआ तो अलग बात है। और इसके अंदर भी अलग अलग है, मैकेनिकल में देखेंगे तो स्पॉन्डिलोलिस्थेसिस डिस्क अपनी जगह से आगे बढ़ जाती है, तो ये सब चीज बाद में कवर करेंगे। तो मेनली क्या होता है कि गलत पोस्चर रहेगा, इतना बड़ा हम लोग के स्पाइन ऊपर से नीचे तक बहुत बहुत देर तक ऐसे बैठे हैं, तो किसी एक पर्टिकुलर डिस्क पे ज्यादा लोड पड़ रहा है। आजीवन जब ये पोस्चर गलत रहेगा, उस डिस्क पे प्रेशर पड़ते 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 और डिस्क बल्ज होगा किसी ना किसी तरफ। एंटीरियर बल्ज भी होता है, आगे की तरफ भी बल्ज होता है, लेकिन आगे कुछ है नहीं टच करने के लिए, नस वगैरह, तो आगे बल्ज होने से कुछ पेन नहीं होता है। लेकिन जब पीछे आपका जो ये गया है, सीएनएस गया है, उसमें टच होगा तो वहां पे पेन होगा, ठीक है। उसके बाद इस तरह से बैठे हैं तो या तो मसल्स टेंस हो गए, पोस्चर को अलर्ट रखने के लिए बहुत देर तक ऐसे एंगेज करके बैठे तो मसल्स या तो टेंस हो गए, या ऐसे बैठे हैं तो मसल्स बिल्कुल लूज हो गए, ठीक है। मसल्स लूज है तो उनको टाइट करना है, अगर टेंस है तो उसको मसाज करना है या ऑयल लगाना है, ठीक है। और बस ये है, मसल्स का लूज होना और रिजिड होना मसल्स का, उसके भी अलग कॉज होता है, ठीक है, इसको बाद में देखेंगे। अभी 4 ट्रीटमेंट होते हैं मेनली, स्ट्रेंथनिंग, ओके, ट्रैक्शन, लूजनिंग और रीअलाइनमेंट। आसन में, आसन जब आप देंगे, फिजियोथेरेपी का एक्सरसाइज नहीं बोल रहे, सिर्फ आसन, आसन 4 ही चीज करता है, या स्ट्रेंथनिंग करेगा, या ट्रैक्शन देगा, या लूजनिंग देगा, या रीअलाइनमेंट करेगा। ओके, स्ट्रेंथनिंग मतलब मसल्स वीक हो गया उसको स्ट्रेंथ देगा। ट्रैक्शन मतलब जैसे डिस्क कंप्रेस हो रहा है तो वहां ट्रैक्शन देगा। लूजनिंग मतलब मसल्स क्रॉनिक कॉन्ट्रेक्शन मसल्स को उसको ढीला करेगा। और रीअलाइनमेंट इस तरह से है तो उसको बाद में रीअलाइन करेगा, ठीक है। ये 4 चीज होता है आसन में, इसके अलावा और कुछ होता है तो बताइएगा, हमको नहीं पता है, हमको इतना ही पता है। तो स्ट्रेंथनिंग के लिए सबसे क्या जरूरी है, हमेशा से बोलते आए हैं थेरेपी क्लास से, प्रोन पोजीशन में बैक बेंड, छाती के बल लेट के जो भी बैक बेंड आप करते हैं, भुजंगासन, सलवासन, धनुरासन, मकरासन, विमानासन, जो भी आसन है छाती के बल बैठ लेट के जो भी बैक बेंड आप करते हैं उसमें स्ट्रेंथनिंग होता है बैक के मसल्स का, ओके। ट्रैक्शन, ट्रैक्शन किसमें किसमें होता है, स्पाइन का ट्रैक्शन किसमें मिलेगा, जो इंटरवर्टिबल डिस्क है वो एक तरह से प्रेशर दिए हुए, इस प्रेशर को रिलीज करने के लिए क्या होगा, डिकम्प्रेस करना होगा स्पाइन को। तो क्या स्पाइन को डिकम्प्रेस करने के लिए क्या होता है, अपान आसन, ओके, सुप्पन मुक्तासन, तो ये स्पाइन को डिकम्प्रेस करते हैं। ताड़ासन, ये आपके इंटरवर्टिबल डिस्क का डिकम्प्रेस करते हैं। लूजनिंग, कौन सा आसन में लूजनिंग होता है मसल्स का, बैक के मसल्स बहुत रिजिड हैं, बहुत क्रॉनिक कॉन्ट्रेक्शन उसमें हो पड़ा है, तो उसमें कौन से आसन है जो उनको लूज करते हैं, इलास्टिसिटी को वापस लाते हैं उस मसल्स को, तो उसमें है रॉकिंग एंड रोलिंग, झूलन लुढ़कन आसन, पता है ना आप लोग सभी को, ठीक है। तो इस तरह से एक मसाज हो जाता है मसल्स का, रॉक करते हैं तो मसल्स ढीले होते हैं, ओके। और मार्जरी आसन, कैट पोस्चर, जब हम लोग फ्लेक्शन एक्सटेंशन बार बार करते हैं तो मसल्स एक तरह से फ्लेक्सिबिलिटी वापस आता है। रीअलाइनमेंट कैसे होता है, आप दिन भर ऐसे बैठे हैं, ओके, ऑफिस में आप ऐसे बैठे हैं सपोज, तो आप घर जाके क्या आसन करिएगा जो आपके इस चीज को रियलाइन कर दे, नेचुरल फॉर्म में ले आए, कौन सा 2 आसन होगा। ऐसे हम 2 आसन के एग्जांपल लिए हैं, आसन तो बहुत सारे हैं। तो इसमें मकरासन, ये वाला जो हम लोग करके लेटते हैं, तो ये स्पाइन का रियलाइनमेंट हो रहा है, ओके। और गुप्त पद्मासन, पद्मासन लगा के जो हम लोग छाती के बल लेटते हैं, उसमें भी आपका स्पाइन जो है बिल्कुल नेचुरल कंडीशन में आ जाता है। तो यही 4 चीज होते हैं आसन में, ये किसी बुक से नहीं है, सोच सोच के बनाए हैं, ठीक है। तो स्ट्रेंथनिंग, ट्रैक्शन, लूजनिंग और रीअलाइनमेंट, यही होते हैं 4 चीज, तो आसन में आपको यही 4 चीज मिलेगा, ओके। तो और आप लोग को बताना था, हाँ जी, देखिए, तो अभी बोलना था कि कल से जो है मेन कोर्स शुरू हो रहा है, ये जस्ट स्टार्टर था, ठीक है। तो मेन कोर्स में आप लोग क्या क्या देखेंगे उसका भी नोट्स बन चुका है, तो उसमें डिफरेंट कॉजेज ऑफ बैक पेन में, यहाँ बैक पेन बहुत बड़ा है, बैक पेन में कम से कम 15 दिन लगेगा, तो हो सकता है कि हम इसको 2 पार्ट में लाएं, ठीक है। तो फर्स्ट अभी देखेंगे हम लोग उधर स्लिप डिस्क, डिस्क प्रोलैप्स और हार्निएटेड डिस्क में क्या डिफरेंसेस हैं, स्लिप डिस्क के क्या टाइप्स हैं, स्लिप डिस्क का मैकेनिज्म क्या है, मैकेनिज्म आज जस्ट थोड़ा सा बताए हैं, उसका और मैकेनिज्म है, ठीक है। अलग अलग टाइप के लोगों में स्लिप डिस्क होता है, मोटे लोगों में होगा तो अलग है, पतले लोगों में होगा तो अलग है, ओल्ड एज में सॉरी, ओवरवेट पीपल में, ओके, वही हुआ,
यंग और ओल्ड में, सॉरी, यस, यंग और ओल्ड में जो डिस्क डिस्क बल्ज है वो अलग अलग कारण से होता है, उसका अलग अलग ट्रीटमेंट होता है। एन्युलर टेयर, ये जो 4 स्टेजेस होता है, एन्युलर टेयर एक होता है, एक प्रोट्रूजन होता है, एक्सट्रूजन होता है, सिकुट्राइजेशन होता है, ठीक है। अलग अलग ये 4 स्टेज होते हैं डिस्क बल्ज का, इसके बारे में पढ़ेंगे। सिम्टम देखेंगे, ट्रीटमेंट देखेंगे, बिल्कुल अलग, आसन से बिल्कुल अलग, जो अभी तक आसन से पढ़ते हैं और आ रहे हैं उससे बिल्कुल अलग रहेगा। और ये भी देखेंगे कि किस टाइप के बैक पेन में आपको नहीं हाथ लगाना है, मतलब वो उनका बिल्कुल क्या बोलते हैं उसको, वार्निंग कंडीशन ये दे रहा हो, अलार्म दे रहा है कि उनको डायरेक्ट ऑपरेशन ही चाहिए, वहां पे आसन दे के कुछ काम नहीं होगा, ये भी आपको बताएंगे। उसके बाद साइटिका का मैकेनिज्म देखेंगे, उसी तरह से साइटिका का ट्रीटमेंट वगैरह देखेंगे। ओके, और गलत पोजीशन आज कुछ नहीं बताए हैं, गलत पोजीशन मतलब कैसे आप सोना चाहिए, कैसे बैठना चाहिए, कार में कैसे बैठना चाहिए, सब बताएंगे। ओके, और एक्सरे और एमआरआई रीडिंग सबसे इंटरेस्टिंग चीज, ठीक है। तो एक्सरे हम लोग देख के कैसे बता सकते हैं कि कहाँ पे नर्व कंप्रेशन हो रहा है, डिस्क कैसा दिखता है, एंड कैल्शियम का डिफिशियंसी है या नहीं है, एंड जो स्पर फॉर्मेशन होता है वो कैसा दिखता है, ये सब देखेंगे एक्सरे में। एक्सरे एमआरआई में फिर अलग अलग देखेंगे, एमआरआई के अलग अलग रीडिंग में कैसे कैसे होता है। एमआरआई का रीडिंग में जो रेडियोलॉजी रिपोर्ट है उसमें जैसे हम लोग देखते हैं वर्ड की सुपीरियर वर्टिब्रे, इंफीरियर वर्टिब्रे, एन्युलर रिंग्स, और डिस्क बल्ज के जो साइड होता है, पोस्टीरियर डिस्क बल्ज, लेटरल डिस्क बल्ज, ये सब वर्ड का हम लोग अच्छा से समझ जाएंगे, ठीक है। तो उससे क्या होगा कि आपको रिपोर्ट देख के एक आइडिया हो जाएगा, एक साइड का बैक पेन हो रहा है तो कहाँ पे डिस्क का कंप्रेशन हो रहा है, कौन सा वर्टिब्रे में कंप्रेशन हो रहा है, तो उस वर्टिब्रे पे कौन सा आसन आप दीजिएगा तो वहां पे इफेक्ट करेगा, कैसे वो डिस्कम्प्रेस होगा, तो आप एक सटीक ट्रीटमेंट दे पाइएगा। नहीं तो आप लोग जब पहला बार योगा का कोर्स किए तो आप लोग को हमको श्योर है कि आपको इतना ही पता होगा कि भुजंगासन कराओ बैक पेन ठीक होता है, उतना ही पता होगा आप लोग को, ठीक है। तो इतना सटीक नॉलेज आपको और कोई कोर्स में नहीं मिलेगा, अगर ऐसा कोई कोर्स मिलता है तो हमको बताइएगा, हम भी ज्वाइन करेंगे। तो डिस्क बल्ज के साइड्स क्या क्या होता है, इंटरेस्टिंग है, सुन लीजिए। पोस्टीरियो सेंट्रल, ओके, पोस्टीरियो लेटरल, पारा सेंट्रल, क्लॉडियल माइग्रेशन, कैफल माइग्रेशन। तो ये जो डिस्क है ये 5 साइड जाता है, तो ये 5 साइड डिस्क जाता है, तो 5 साइड अलग अलग टाइप का नर्व कंप्रेशन करता है, फिर उनका अलग अलग सिम्टम्स होता है, ठीक है। तो ये सब आप लोग को बताएंगे। फिर इस व्यासा में जो डाइट पढ़े हैं, ऐसे डिस्क स्पाइन के प्रॉब्लम होने से जो डाइट होता है इस व्यासा में जो हमको पढ़े हैं वो बताएंगे आप लोग को। उसके बाद आज तो जस्ट जो दो दो एग्जांपल बताए, लूजनिंग, स्ट्रेंथनिंग और ट्रैक्शन का, बट उसको यूज कहाँ पे करना है वो बताएंगे। और आइडियल पोजिशंस तो हो ही गए, और एक्स्ट्रा कुछ एक्सरसाइज बताएंगे। ओके, मोर अबाउट थेरेपी एंड एक्सरसाइजेस आप लोग ऑलरेडी किए होंगे मेरे से, उससे भी और एक्स्ट्रा एक्सरसाइजेस आप लोग को बताएंगे। तो ये जो मेन वर्कशॉप होगा ये कल से स्टार्ट होगा, अगर आप ज्वाइन करते हैं तो भी ठीक, नहीं ज्वाइन करते हैं तो भी ठीक, ठीक है। तो ये जैसे एक डेमो टाइप था। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों के समय के लिए। आप लोग क्वेश्चन मत पूछिएगा अभी ठीक है, कुछ बोलना है तो बोल सकते हैं, क्वेश्चन पूछेगा व्हाट्सएप में, ठीक है। और जो जो ज्वाइन किए हैं उनको बहुत बहुत थैंक्स, और आप लोग को आपका जो आप लोग टाइम देंगे उसका कई गुना आप लोग को वैल्यू मिलेगा, और इस बार का बहुत डिटेल्ड है जो वर्कशॉप है, और ऐसा बैक पेन का नॉलेज इसके बाद आपको और कहीं बैक पेन का पढ़ना नहीं पड़ेगा। इसके बाद अगर कोई डॉक्टर ही कुछ रहेगा, पढ़ाई वही करिएगा इसके बाद आपको छोटा मोटा कोई बैक पेन का वर्कशॉप नहीं करना पड़ेगा, ये वाला वर्कशॉप के बाद, ये गारंटी है। और किसी का भी बैक पेन वो जब सिम्टम बताएगा ना, तो इस वर्कशॉप के बाद आपको पता चलेगा कि हाँ उसका बॉडी ऐसा है, उसका यहाँ पे प्रॉब्लम हो रहा है, उसको ये आसन देना है, ठीक है। तो ट्राई कीजिए ज्वाइन करने का। अगर बिजी हैं तो आपको रिकॉर्डिंग मिलेगा ऑलरेडी, जैसे आप लोग सभी को पता है 6 मंथ तक रहता है वैलिड रिकॉर्डिंग, लेकिन कर लीजिए। इस हम हर वर्कशॉप में नहीं बोलते हैं, देखिए हम हर वर्कशॉप में नहीं आपको बोलने गए, बहुत अच्छा अच्छा वर्कशॉप गया, हम इसलिए बोल रहे हैं कर लेने कि बैक पेन एक कॉमन प्रॉब्लम है। ओके, आपको कल कोई क्लाइंट रिपोर्ट दिखाएगा, आपको नहीं समझ में आएगा, लेकिन इस वर्कशॉप के बाद आपको समझ में आएगा सब कुछ, आपको पता रहेगा क्या ट्रीटमेंट देना है, कहाँ हाथ नहीं लगाना है, वो आपको पता रहेगा। इसके अलावा आपको बोलना था कि एक फेसबुक का पेज बनाए हैं, योगा थेरेपी टीचिंग फॉर योगा टीचर्स, उस पेज को जरूर ज्वाइन कीजिए। उस पेज को ज्वाइन करेंगे तो आपको आने वाले वर्कशॉप का पता चलेगा। जरूरी नहीं है कि आप हर हर वर्कशॉप करें, मेरा काम है नॉलेज बांटना, और आपका अगर इंटरेस्ट है, नॉलेज लेना चाहते हैं तो नॉलेज लीजिए, नहीं लेना चाहते तो जितने फ्री वर्कशॉप होंगे सबका डिटेल्स वहां रहेगा, फ्री वाला कम से कम जरूर ज्वाइन कीजिएगा, हमको स्क्रीनशॉट मिलेगा आप लोग का,
कि इतने लोग ज्वाइन किए थे। ओके, तो अभी कुछ बोलना है तो आप बोल सकते हैं, हम आप लोग को अलाउ कर रहे हैं अनम्यूट करने के लिए। आज के जो पढ़ाई हुआ उसमें उससे रिलेटेड पूछ सकते हैं, एडवांस में मत पूछिएगा। एडवांस जानना है तो कल ज्वाइन करिए। लक्ष्मी कुमारी शर्मा जी बोलिए, हैंड रेज किए हैं। थैंक यू सर, आपका हर वर्कशॉप बहुत अच्छा होता है। बहुत थैंक यू। नॉलेज मिली सर। अभी दिवाली का टाइम है तो अभी नेक्स्ट करेंगे। ठीक है ठीक है, कोई बात है, हम तो बोले आपके ऊपर है, देख लीजिए। नहीं सर, बहुत सर गुड इफेक्टिव, आफ्टरनून। बहुत नॉलेजेबल होता है। थैंक यू। हाँ लक्ष्मी कुमारी जी। सर गुड आफ्टरनून। सर वो गुड पहले आफ्टरनून। समझ में नहीं आया था ना, तो आपने अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया था, तब मैंने अच्छा हैंड अच्छा, रेज किया था। चलिए ठीक है। ओके, तो फिर रखते हैं। बहुत लोग नए नए जुड़े हैं, आई होप उनको भी पसंद आया हो वर्कशॉप। तो अगर आपको ज्वाइन करना है तो लोग कनेक्ट करिएगा। और ये जो वर्कशॉप है आज का जो दिन हुआ, इसको हम यूट्यूब में अपलोड कर देंगे, आप लोग यूट्यूब से फिर से उसको देख सकते हैं। ओके सर मैंने थोड़ा सा लेट ज्वाइन किया था, आई एम सो सॉरी। बट सर ये हम्म। रिपीट करेंगे ना आप कल क्लास में, मतलब वर्कशॉप में? नहीं नहीं, हाँ ये रिपीट नहीं करेंगे, क्योंकि आज जो यहाँ 75 लोग हैं, इसमें से वही लोग, उसमें से मैक्सिमम वो लोग भी हैं जो ऑलरेडी साइन इन कर चुके हैं, मतलब रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं। तो उनको एक रिवीजन हो जाए बोल के, इससे एडवांस ही रहेगा कल, ये दोबारा रिपीट नहीं होगा। अच्छा सर, वो न्यूक्लियस वाला है, इफ इन शॉर्ट आप थोड़ा सा बता दीजिए हाँ, वो कि वो। डिस्क बल्ज में जब पढ़ेंगे ना डिस्क बल्ज का, हाँ तो जी। वो और क्लियर होगा। अच्छा, डिस्पर्स में क्लियर हो डिस्क जाएगा बल्ज सर। में, हाँ डिस्क बल्ज बहुत डिटेल पढ़ेंगे, ओके सर। स्लिप डिस्क में बहुत डिटेल पढ़ेंगे। ठीक है सर, थैंक यू। मेरे पास एक्चुअली मॉडल नहीं है दिखाने के लिए, और नहीं नहीं मॉडल सर, कहाँ मॉडल नहीं मिलता है चाहिए हमको था। वो भी नहीं पता। आपने हाँ। डायग्राम बनाया हुआ था ना उसमें, डायग्राम बनाया हम्म। था कि न्यूक्लियस वाला, वो बस मैंने आई जस्ट एंटर एट दैट टाइम। हाँ वो तो बताएंगे फिर से, हाँ उसका ठीक है डिटेल सर, में बताएंगे। थैंक यू सर। थैंक यू। नेहा पटेल जी बोलिए, क्या बोल रहे नमस्कार सर जी। हैं? नमस्कार काफी दिनों बाद आपसे मुलाकात हुई। जी। पढ़ के अच्छा लगा आपसे। आपका हर वर्कशॉप तो अच्छा होता ही है, नो डाउट। सर जी ये पूछना चाहते थे कि पीरियड्स के पहले हम्म। जो स्पाइन में दर्द होता है तो उसके लिए क्या करना चाहिए? पहले की, पीरियड आने के पहले की बात कर रहे हैं। स्पाइन में नहीं, नहीं, वो बैक में होता है। पर वहां से नस भी दब के नीचे तक जाती है, पैरों तक। वो जैसे वात के साइटिका। कारण होता है, वात रिलेटेड प्रॉब्लम है वो। ओके, तो उसमें कुछ करवा सकते हैं कि पेन रिलीफ उस थोड़ा हो वक्त कुछ सकता नहीं करवा सकते, जब वो पीरियड नहीं रहेगा तब आप वात को बैलेंस करने वाला अभ्यास या आयुर्वेदिक उपचार करिए, तो उस वक्त फिर वो नहीं होगा। डिटॉक्सिफिकेशन जो है पीरियड्स का काम, एलिमिनेशन, यूरिनेशन, डेफिकेशन, सब तो अपान वायु का काम है ना। तो है? हाँ अपान जी। वायु पे काम करिए जब नहीं रहेगा वो चीज तब। ओके ठीक। हम्म। थैंक यू सर। थैंक यू। हाँ मेहुल जी बोलिए। नमस्ते सर। नमस्ते। सर आपने स्पाइनल डिसऑर्डर के टाइप्स कहे थे 5। सर एक बार फिर से रिपीट कर दीजिए कहीं नाम। बताएंगे बताएंगे, डिसऑर्डर आप तो ज्वाइन किए हैं ना, बताएंगे फिर से, हाँ हाँ। ठीक है। ओके ओके सर। ओके। डिसऑर्डर्स देखिए बहुत है, मेनली स्लीप डिस्क और साइटिका ही इस बार पढ़ पाएंगे, क्योंकि 5 दिन में उतना ही कवर हो पाएगा, और बाकी सब भी टच करेंगे, आइडिया आप लोग को पूरा हो जाएगा। ओके। ठीक है। ओके। ओके, तो रखते हैं, जो भी मिस किए आगे पीछे वो यूट्यूब में देख लीजिएगा। सर। बोलिए संदीप सर जी। हाँ, तो इसमें से आप तो कुछ नोट्स भी दीजिएगा क्या, कि सिर्फ एक रिकॉर्डिंग रहेगा? नहीं, रिकॉर्डिंग्स रहेगा, नोट्स नहीं रहेगा। मैंने पीडीएफ वगैरह ऐसा कुछ नहीं ना? नहीं नहीं। अच्छा ठीक है सर, अच्छा था प्रोग्राम सर। देखिए सर, इसमें सिर्फ स्लिप डिस्क का ही रहेगा, साइटिका का रहेगा, कि और ओवरऑल जो भी स्पाइनल डिसऑर्डर वो सब नहीं रहेगा मतलब ना? स्लीप डिस्क और साइटिका ज्यादा डिटेल रहेगा, ओवरऑल टाइम मिलेगा तो टच करेंगे, अच्छा नहीं तो अच्छा। फिर पार्ट जैसे एनक्लूजिंग स्टोनाइटिस हुआ, फिर हाँ आपका जो फिर बैक पेन का कर लेंगे, फिर लोडोसिस वगैरह भी आएगा, लोडोसिस काइफोसिस वो सब भी दिखना होगा, तो सब नहीं ले सकते। स्पोंडिलाइटिस में वो सब तो हो चुका है थेरेपी क्लास में शायद, स्पोंडिलाइटिस। हाँ वो हो चुका है। ठीक है सर, देख रहे सर, बताते हैं आपको। ठीक ठीक है। ओके, थैंक यू सर। ओके थैंक यू, फिर मिलते हैं। ओके थैंक यू। हरिओम। हरि। थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू।